थे आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। बच्चों, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो यहाँ आप मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, अब बोर्ड एग्ज़ाम पास करना होगा आसान, क्योंकि आपके पास आ चुका है आइकॉनिक स्टूडेंट्स एक बेहतर लेक्चर, एक बेहतर नोट्स लेकर। अब आपको बोर्ड एग्ज़ाम आसान लगने वाला है। आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सीबीएसई का कर रहे हो या फिर आप बिहार बोर्ड से कर रहे हो या फिर आप किसी भी अन्य राज्य के बोर्ड से एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, किसी ओपन बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यहाँ पे सभी तरह के बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे नोट्स बनाया जाता है और यहाँ पे क्लासेस ली जाती है। तो आप किसी भी बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बोर्ड से आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे 10th का देने वाले हो या फिर 12th का, तो आप इस चैनल के माध्यम से अपने लक्ष्य की ओर पहुंच सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो आप सभी को उम्मीद है कि अब आप लोग इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर चुके होंगे और बेल आइकन ज़रूर दबा चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पे डेली सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे डेली, जब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर ना हो जाए तब तक यहाँ पे रेगुलर क्लासेस ली जाएगी। तो प्लीज़ बच्चे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा उन छात्र तक पहुंचाइए जो बोर्ड एग्ज़ाम से डरते हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम का कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनको डर लगता है या फिर किसी कारण बस कोचिंग क्लासेस नहीं जा पा रहे हैं। तो उन बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसे पहुँचाएँ ताकि वो उनको भी इस चैनल के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। ठीक है बच्चे, आगे हम लोग अगर बात करें तो आगे हम लोग का जो आज का चैप्टर है वो है भारतीय वित्तीय संस्था। ये हमारा आज का चैप्टर है जो कि क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले किसी भी बच्चे ने अगर चैप्टर 1, चैप्टर 2 या चैप्टर 3 इन सभी चीज़ के लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट में लेक्चर पड़ा हुआ है या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां जाकर ज़रूर देख लें। तो आपके लिए क्या होगा, ज़्यादा फायदेमंद होगा। आज हम नए चैप्टर की बात कर रहे हैं जिसमें हमारी वित्तीय संस्था, हम लोग देखेंगे बच्चे कि अर्थव्यवस्था में जो होता है वो काफ़ी सारा एक संस्था के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, जो हमारा अर्थव्यवस्था होता है वो कहीं ना कहीं अलग अलग संस्थाओं के द्वारा चलते हैं, देश के अलग अलग वित्तीय संस्थाओं के द्वारा चलते हैं। इन सभी संस्थाओं का आज हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चे, सबसे पहला है आपका वित्तीय संस्था। वित्तीय संस्था होता क्या है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। अगर आपसे पूछा जाए कि वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं, तो आज के बाद आप किसी को भी बता पाएंगे कि वित्तीय संस्था होता क्या है। देखिए, हमारे देश की वे संस्था जो आर्थिक विकास के लिए उद्यम तथा एवं व्यवसाय के वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो तथा ऐसी संस्था को वित्तीय संस्था कहते हैं। कोई समस्या? क्या कह रहा है फिर से समझिए। हमारे देश की वैसी संस्थाएं जो आर्थिक, ठीक है, जो आर्थिक मतलब पैसे से लेन देन तथा विकास के लिए उद्गम एवं व्यवसाय के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, ऐसी संस्थाओं को हम क्या कहते हैं, तो वित्तीय संस्था कहते हैं। कोई दिक्कत? वैसी संस्था जो हमारे देश में विकास के लिए काम करता है तथा हमारे देश में व्यापार की, व्यवसाय की, इन सभी चीज़ों का लेखा जोखा रखता है, वैसे संस्था को हम वित्तीय संस्था कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत तो हमें बताइएगा। दूसरा है, वित्तीय संस्था दो प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा बच्चे, वित्तीय संस्था कितने प्रकार के होते हैं, तो वित्तीय संस्था दो प्रकार के होते हैं। पहला है राष्ट्र स्तरीय वित्तीय संस्था और दूसरा है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। ठीक है, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था जैसे मानकर चलिए भारत अपना देश है, ठीक है, तो पूरा भारत को चलाने के लिए जो होता है वो राष्ट्र स्तरीय वित्तीय संस्था कहलाती है। ठीक है, उसी प्रकार
अगर भारत के अंदर राज्यों की बात की जाए तो जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, ये सब राज्य हैं। तो इन सभी राज्यों के अंदर जो वित्तीय संस्था होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? तो उसे हम लोग राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था कहते हैं। कोई समस्या? दो तरह की वित्तीय संस्थाएं होती है। आगे हम लोग बात करें बच्चे, तो आगे है सरकारी वित्तीय संस्था। अब क्या है बच्चे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सरकारी वित्तीय संस्था कौन है और प्राइवेट वित्तीय संस्था कौन है? ठीक है, निजी वित्तीय संस्था कौन है? तो इसमें हम लोग थोड़ा समझते हैं। सरकार द्वारा स्थापित एवं संशोधित वित्तीय संस्थाओं को सरकारी वित्तीय संस्था कहते हैं। जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है, जो सरकार के अंदर रेगुलेट होता है, ठीक है, वैसे वित्तीय संस्था को हम लोग क्या कहते हैं? तो सरकारी वित्तीय संस्था कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे आपको स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक है, ठीक है, इन सभी तरह के जो हैं ये क्या है? तो सरकारी वित्तीय संस्था। सरकार के द्वारा जो भी कानून होंगे वित्तीय संस्था में, वित्तीय आर्थिक रूप से, उन सभी को पालन करने हेतु यहाँ पे क्या होगा? रेगुलेशन बनाया जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? सरकारी वित्तीय संस्था कहेंगे। अब है बच्चे राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। एक मिनट, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था क्या है आपका? दूसरा है राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। इनके दो महत्वपूर्ण अंग है। अब देखिए राष्ट्रीय वित्तीय संस्था जो है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था भी दो प्रकार का होता है। एक है भारतीय मुद्रा बाजार, ठीक है, दूसरा है भारतीय पूंजी बाजार। ये भारतीय मुद्रा बाजार है और एक पूंजी बाजार है। इन दोनों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए पहला है भारतीय मुद्रा बाजार को संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है तथा संगठित क्षेत्र में वाणिज्य जैसे बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एवं विदेशी बैंक शामिल किए जाते हैं। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होगा तो हमें बताइएगा। ये इतना आसान शब्द में हम लिखे हुए हैं कि आपको ना भी समझाया जाए तो आप समझ सकते हैं। इतना आसान शब्दों में मेरा नोट्स बना हुआ है, लेकिन हम फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझा पाएँ अच्छे से अच्छे शब्दों में, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएँ। देखिए क्या कह रहा है, दो प्रकार की संस्थाएं हैं जिसमें भारतीय मुद्राओं की बात की जाए तो भारतीय मुद्रा बाजार को संगठित, क्या कह रहा है? संगठित मतलब एक जगह तथा असंगठित क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ठीक है, दोनों को विभाजित किया गया है। तथा संगठित क्षेत्र में वाणिज्य, जैसे संगठित क्षेत्र में क्या थे? तो वाणिज्य जैसे बैंक हो गया, निजी क्षेत्र हो गया, तथा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एवं विदेशी बैंक में शामिल किए जाते हैं। किसी को भी कोई समस्या हुआ होगा तो हमें बताइएगा यहाँ समझना। जबकि असंगठित की बात की जाए तो असंगठित क्षेत्र देसी बैंकर, जिसमें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां शामिल होती है। जैसे देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारा देश है, किसी भी देश का जो संगठित बैंक प्रणाली होता है वो कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? तो याद रखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था में जो हमारा बैंकिंग प्रणाली है वो 3 प्रकार की है, ठीक है, याद रखिएगा। बैंकिंग व्यवस्था के रूप में कार्यशील संगठित क्या कहलाती है? तो बैंकिंग प्रणाली कहलाती है, ठीक है। ये आपको जब आप इकोनॉमिक्स लेंगे आगे 11th-12th में या फिर ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स से पढ़ेंगे तो आपको डेप्थ में समझ में आएगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करें बच्चे तो आगे है आपका केंद्रीय बैंक। सबसे इम्पोर्टेंट है केंद्रीय बैंक। ये केंद्रीय बैंक क्या होता है? तो आरबीआई इसे कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे आप इमेज समझ सकते हैं। ये क्या करता है बच्चे? तो समझते हैं इसका काम क्या है हमारे देश में। तो आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, ठीक है। यह देश में शीर्ष बैंकिंग स्थान के रूप में कार्यरत है। मतलब जितने भी आर्थिक रूप से जितने भी कार्य किए जाते हैं बच्चे हमारे देश में, वो किसके द्वारा किए जाते हैं? तो याद रखिएगा आज के बाद आरबीआई के द्वारा किया जाता है। कोई भी बैंक हो, चाहे एसबीआई हो,
एक्सिस बैंक हो, पीएनबी हो, कोई भी बैंक हो, कोई भी बैंक, मतलब आप याद रखिएगा कि उस बैंक के द्वारा कोई भी वित्तीय कार्य किया जा रहा है, मतलब पैसा का लेन देन किया जा रहा है, तो वो किसके द्वारा किया जा रहा है, तो आरबीआई के द्वारा किया जा रहा है। आरबीआई के दिशा निर्देश के अंतर्गत ही किया जा रहा है। जो इसका रूल है, जो इसका रेगुलेशन है आरबीआई का, इसके अंडर में ही रहकर कोई भी बैंक अपना काम कर सकता है। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा इस बात को। आगे हम लोग बात करें तो आगे है वाणिज्यिक बैंक। ये क्या होता है बच्चे, तो राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक लिमिटेड। वाणिज्यिक बैंक के द्वारा बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। क्या होता है, तो वाणिज्य बैंक के द्वारा बैंकिंग तथा वित्तीय क्रियाओं का, वित्तीय का मतलब पैसे का लेन देन का काम किया जाता है। ठीक है बच्चे, आगे हम लोग बात करें तो आगे है आपका सहकारी बैंक। क्या है बच्चे, सहकारी बैंक। आपसी सहयोग एवं सद्भावना के आधार पर जो वित्तीय संस्थाएं कार्यशील है उसे सहकारी बैंक कहते हैं। किसी को कोई समस्या हुआ तो प्लीज बताइएगा। सिंपल यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि सहकारी बैंक क्या होता है, तो आप सीधा यहाँ पे बताएंगे आपसी, मतलब आप एक दूसरे के बीच में जो सहयोग बनाए, जो सद्भाव बनाए, उसके आधार पर जो वित्तीय संस्थाएं कार्य करती है उसे सहकारी बैंक कहते हैं। सिंपल, कोई दिक्कत। ये राज्य सरकारी द्वारा संचालित किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सरकारी बैंक की सहकारी बैंक किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो राज्य सरकार के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय बैंक किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो याद रखिएगा केंद्र सरकार के द्वारा। यहाँ पे नाम ही आपको रहा केंद्रीय, मतलब केंद्र के द्वारा। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत हो तो प्लीज हमें बताइएगा। अब है बच्चे भारतीय पूंजी बाजार। इम्पोर्टेंट है बच्चे, भारतीय पूंजी बाजार क्या होता है, तो भारतीय पूंजी बाजार मुख्यतः दीर्घकालीन, मतलब दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराता है। मतलब दीर्घ का मतलब है यह आने वाले भविष्य के लिए, एक लंबा अवधि के लिए क्या कराता है, हमें पूंजी मतलब उपलब्ध कराता है। ठीक है, उसके बाद है भारतीय पूंजी बाजार का क्या है, तो मूल है इन्हीं 4 वित्तीय संस्थाओं पर आधारित है, जिसमें चलते राष्ट्र स्तरीय सार्वजनिक विकास जैसे सड़क, रेल, अस्पताल, शिक्षण संस्था व उत्पादन संयंत्र एवं बड़े बड़े निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग संचालित किए जाते हैं। देखिए अब क्या कह रहा है बच्चे कि जो भारतीय मूल बाजार है, जो भारतीय पूंजी बाजार है, ये पूंजी बाजार किस पे आधारित होता है, तो इसे हम 4 वित्तीय संस्थाओं पर आधारित रखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें सबसे पहले है राष्ट्र स्तरीय, दूसरा है सार्वजनिक विकास। ठीक है, जैसे सड़क हो गया, रेल हो गया, अस्पताल हो गया, शिक्षण होगा, इन सभी के लिए क्या होता है, तो पूंजी बाजार में उपलब्धता इस पे आधारित होती है। ठीक है, समझ में नहीं आओ तो फिर से बताइए। भारतीय जो पूंजी बाजार है, पूंजी देखिए आप पूंजी जब लगा रहे हैं, भारत का अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर होगा, तो वहाँ की क्या होगा, राज्य जो राष्ट्र का स्तरीय सार्वजनिक विकास होगा, मतलब सभी लोगों का विकास ही क्या होगा, पूंजी बाजार होगा। उसका मतलब क्या है, सड़क, वहाँ उस देश का, उस राज्य का सड़क अच्छा होना चाहिए, रेलवे अच्छा होना चाहिए, अस्पताल, शिक्षक संस्थाएं अच्छा होना चाहिए। इन सभी चीज़ों स्थान अच्छे होंगे तो क्या होगा बच्चे, तो उस देश का पूंजी बाजार भी अच्छा होगा। किसी को कोई दिक्कत। जैसे बड़े बड़े निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग संचालित किए जाते हैं तथा वित्तीय संस्था किसी भी देश का क्या होता है, तो मेरुदंड माना जाता है। मेरुदंड का मतलब है बच्चे, तो किसी भी देश का जो वित्तीय संस्था है, तो वित्तीय संस्था क्या है, कहीं ना कहीं उस देश का रीढ़ कहा जाता है। अगर वित्तीय संस्थाएं नहीं होंगी तो क्या हमारे देश में लेन देन हो रहा है, क्या हमारे देश में कोई कह सकते हैं
किसी तरह का योजना बन रहा है, किसके पास कितना गेहूँ जा रहा है, कितना अनाज आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, हमारे देश में कितने गेहूँ उपज हो रहे हैं, इन सभी तरह के जो डाटा हैं बच्चे, वो क्या अस्थायी हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। अगर वित्तीय संस्थाएं रहेंगी तो क्या होगा, इन सभी चीज़ों का एक डाटा बेस बना कर रखेगी कि हमारे देश में कितना आयात हो रहा है और कितना निर्यात हो रहा है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें बच्चे, तो आगे है आपका, राज्य में मुख्यतः दो प्रकार की वित्तीय संस्थाएं होती है। याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य में कितने प्रकार की मुख्य संस्थाएं होती है, तो याद रखिएगा, केंद्र में भी हम बताए थे, तो केंद्र में भी दो प्रकार की मुख्य संस्थाएं बताते हैं, और राज्य की भी बात रही तो यहाँ पे भी दो प्रकार की होती है। पहला होता है बच्चे राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला होता है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं, जिसमें क्या है, तो आपका पहला है गैर वित्तीय संस्थाएं, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे। पहला क्या है आपका, गैर वित्तीय संस्थाएं। गैर वित्तीय संस्थाएं क्या है, तो हम लोग इसका जो है गैर वित्तीय संस्थाएं क्या हैं और क्या है संस्थागत वित्तीय संस्थाएं क्या हैं, इसका हम लोग कल के लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है बच्चे, यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का समस्या हुआ होगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा बच्चे। अगर आप कमेंट में नहीं बताइएगा तो हम आपकी समस्या को नहीं जान पाएंगे, और समस्या को नहीं जान पाएंगे तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम अपने पढ़ाने के तरीका में बदलाव नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर अपना फीडबैक हमें दें, ताकि हमें भी पता चल पाए कि क्या हम आपको समझा पा रहे हैं। अगर समझा पा रहे हैं तो और भी अच्छा है कि हम आप हमें बताएं कि सर आपने बहुत अच्छे से समझाया है, तो मुझे अभी अच्छा लगेगा और मैं प्रयास करूँगा कि आपको और अच्छा से अच्छा कंटेंट ला कर दूँ और अच्छा से अच्छा समझा पाऊँ। हमारा उद्देश्य यही है बच्चे कि आप अपने लक्ष्य की ओर अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ प्राप्त कर सकें। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये समझ में आएगा। नोट्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा बच्चे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, हम बार बार बोलते हैं, आपको नोट्स तुरंत वहाँ पे मिल जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। आप लेक्चर एक बार दो बार तीन बार कर कर देखिए, और नोट्स पे मेरा पकड़ बनाए रखिए, नोट्स पे मेरा कॉन्सेंट्रेट बनाए रखिए, भरोसा कीजिए, इधर उधर मत भटकिए। आपके लिए जो ये नोट्स हमारा है, यह बेहतर नोट्स है। सभी बुक और सभी तरह के जो भी बोर्ड के अदरवाइज नोट्स आ रहे हैं या किसी के भी नोट्स आ रहे हैं, उससे सफिशिएंट है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो मेरे नोट्स पे कंसंट्रेट बनाए रखिए, इधर उधर मत भटकिए। 2-3 महीना इस नोट्स पे आप काम कर लीजिए, भरोसा करते हैं आपसे बेहतर कोई बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चा नहीं होगा। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि यहाँ पे हर रोज़ सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे क्लासेस होती है, तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा अगर यूज करते हैं तो प्लीज़ बच्चे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन बच्चों तक भी पहुंच पाए जो कहीं गांव में बैठे हुए हैं, कहीं दूर दराज हैं, या फिर उनके पास कोचिंग क्लासेस के लिए पैसा नहीं है, वो जा नहीं पा रहे हैं किसी कारणवश। तो उन सभी बच्चों को यह चैनल के माध्यम से पहुंचाइए, ताकि उन सभी बच्चे अपने लक्ष्य की ओर पहुंच सकें, एक अच्छा, एक बेहतर समझ, एक अच्छे चीज़ को वो समझ सकें। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह हमारा छोटा सा प्रयास या छोटा सा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा बच्चे। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोई भी समस्या हो तो हमें बताइए, हम प्रयास करेंगे उसे बदल पाए। ठीक है, आगे के हम लोग बात कल के लेक्चर में करेंगे। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। तब तक के लिए यहीं रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।